नमस्कार जोहार दोस्तों। मैं हूं आपका योगेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना क्लासरूम। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा से जोड़ने के लिए जो एक अनूठी पहल की गई है, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना नाम में एक नाम जुड़ा हुआ है, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। और आप जहां पीसीएस के स्टूडेंट हैं तो आपके साथ एक चीज हमेशा जुड़ जानी चाहिए कि किसी योजना में अगर किसी का नाम है, खास करके ह्यूमन बीइंग का, तो उस ह्यूमन बीइंग के बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यहां इंपॉर्टेंट हो जाती है सावित्रीबाई फुले। जितना इंपॉर्टेंट किशोरी समृद्धि योजना है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सावित्रीबाई फुले जी का जीवन। दोस्तों, प्रश्न आने की जो प्रवृत्ति है वो सिर्फ योजना से आए ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं, और प्रश्नों का आना आपके हाथ में भी नहीं, मेरे हाथ में नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर में प्रश्न कहां से आएंगे ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन इतना जरूर पता होता है कि अगर आप थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचें कि क्या सिर्फ इस योजना को पढ़ लेने से मेरा सारे प्रश्नों का हल हो जाता है, गलत होगा। क्योंकि अगर किसी पुरुष, महिला, महापुरुष का नाम किसी योजना से जुड़ा हुआ है तो इतना जाने कि उस शख्स का, उस व्यक्तित्व का इस योजना के साथ साथ कई प्रश्नों पे आपका जो है काम आएगा, और उस व्यक्तित्व को जानना जरूरी है। तो आज हम लोग सबसे पहले सावित्रीबाई फुले इनके जीवन यात्रा को देख लेंगे, जीवन को देखेंगे। जीवन यात्रा, कैसे जन्म हुआ, कैसे इन्होंने किस प्रकार के संघर्ष किए, क्यों आज इनके नाम पर किशोरी समृद्धि योजना हुआ, क्या महिलाओं के लिए इन्होंने कदम उठाए थे अपने समय में, और क्या थी ये सावित्रीबाई फुले। दोस्तों, इन्हीं सभी चीजों की आज हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ में हम लोग चर्चा करेंगे किशोरी समृद्धि योजना जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, यानी कि हेमंत सोरेन की ये जो योजना है, खास करके कन्याओं के उत्थान के लिए, किशोरियों के उत्थान के लिए या शिक्षा के उत्थान के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण योजना है। तो चलते हैं, एक एक करके देखते जाते हैं कि क्या क्या है। जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको 100% जो है सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और यह अब निरंतर चलती रहेगी। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इनका जन्म और परिवार पर। तो सावित्रीबाई फुले का जन्म जो है वह 3 जनवरी सन 1831 को हुआ था, और इनके पिता का नाम नंदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। और इनका विवाह जो हुआ था वो 1840 की उम्र में ज्योतिबा फुले जी से हुआ था। कितनी उम्र रही? 1831 में जन्म और 1840 में विवाह, यानी कि सिर्फ 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो चुका था। यानी कि बाल विवाह जिसको बोल सकते हैं, यानी कि बाल विवाह का इनका हुआ था। यह पहली बालिका विद्यालय
की पहली प्रधानाचार्य थी आगे चल के, और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका थी। यानी कि पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाचार्य और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। किन्हें? ज्योतिबा फूले जी को। महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयास के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। ज्योतिराव इनका पहले नाम था, यानी कि सावित्रीबाई फूले के जो पति थे ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, और सावित्रीबाई के संरक्षक वही थे, गुरु भी वही थे और समर्थक भी वही थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन का एक मिशन की तरह जिया। बोलते हैं ना, जब तक कोई चीज ठान न लो तब तक कुछ हो नहीं सकता। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन बना दिया। किस प्रकार का मिशन, तो वो आगे हम लोग देखेंगे कि मेरा जीवन क्या है वो चीज, और वो इस मिशन के साथ जिया कि उनका उद्देश्य था कि विधवा, मान लीजिए यहां पर 9 वर्ष की आयु में किसी का विवाह हो जाता है और फिर विधवा भी हो जाती है, तो उनका विवाह कराना चाहिए। छुआछूत से समाज को बचाना चाहिए। महिलाओं की मुक्ति, दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि एक मिशन के तहत उन्होंने विधवा विवाह, छुआछूत, महिला मुक्ति, ये सारी चीजों को अपना एक मिशन के रूप में ले लिया। वे एक कवयित्री थी। कवयित्री उसे बोलते हैं जो कविता लिखा करती, और मराठी में आदि कवयित्री के रूप में जाना जाता है। संस्कृत में किसे आदि कवि कहा जाता है? वाल्मीकि। इसी प्रकार से मराठी का आदि कवयित्री के रूप में किसे जाना जाता है? कवयित्री, कवि नहीं, कवयित्री यानी कि महिला। किसे जाना जाता है? तो सावित्रीबाई फूले जी। कितना इंपॉर्टेंट चीज है और कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब सोचे कि इनका जीवन यात्रा कैसा रहा होगा। इन्होंने 1848 ईस्वी में, सन 1848 ईस्वी में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं, ओनली 9 स्टूडेंट्स मिले इनको, 9 छात्राओं को लेके एक विद्यालय की स्थापना कर दी। आज जगह जगह सावित्रीबाई फूले कन्या इंटर कॉलेज, सावित्रीबाई फूले कन्या विद्यालय, इस प्रकार के आपको मिलेंगे। लेकिन उस समय, तत्कालीन समय यानी कि 1848 में 9 मात्र छात्राओं को लेकर उन्होंने एक विद्यालय खोला। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हो गए। एक वर्ष में उन्होंने 5 और विद्यालय खोले। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1948 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। उस समय, उस परिस्थिति में लड़कियों की शिक्षा के बारे में सोचना भी बहुत ही कठिन कार्य था। सामाजिक पाबंदियां इतनी थी कि महिलाएं स्कूल तो क्या, घर से बाहर भी निकलने के लिए सोचती थी। और सावित्रीबाई फूले उस दौर में, उस समय ना सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरे लड़कियों को पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। ऐसे कोई महान नहीं बनता, वह भी पुणे जैसे शहर में। अपने तो पढ़े, दूसरे को भी पढ़े, ये मोटो हर किसी के जीवन में होना चाहिए।
पढ़ें और अपने शिक्षा का कुछ पाठ दूसरों के लिए जरूर दें, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ता है, कभी घटने वाली चीज नहीं। जीवन का ये लक्ष्य हर व्यक्ति के पास होना चाहिए कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस आई है उस एक्सपीरियंस को मैं दूसरों के साथ साझा करूं। गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें उस दौरान समझ सकते हैं कि समाज में कितनी मुश्किलें थी और उन मुश्किलों के बीच वे स्कूल जाती थी। लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, कूड़ा कचरा उठाकर फेंक देते थे। ये आज की तो बात नहीं, 160-65 साल पहले की बात। स्कूल खोलना उस समय पाप का काम माना जाता था, और उसके बाद भी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलना कितना कठिन संघर्ष रहा होगा, ये समझने वाली बात। और अकेले बालिका विद्यालय उन्होंने कहा, ऐसे ही कोई महानायिका नहीं बन जाती, ऐसे ही किसी को महानायिका की दर्जा नहीं मिल जाती है। उन्होंने हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब वो कन्याओं को पढ़ाने जाती थी तो रास्ते पे लोग गंदगी फेंकते थे, इसलिए एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके वो चलती थी ताकि स्कूल पहुंचकर वह गंदी साड़ी को बदल ले और अपने विद्यार्थियों के पास, अपने छात्रों के पास सही से अपनी बातों को रख पाए। यही नहीं रुकी, सावित्रीबाई फुले 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, इस प्रकार की जो कुरीतियां फैली हुई थी, इन सब पर पाबंदी लगाने के लिए अपने पति के साथ मिलकर काम किया। कहते हैं ना, जिनका पति साथ हो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ज्योतिबा फुले जी इन्हें संपूर्ण रूप से और अपनी जितनी भी क्षमता थी, सारे क्षमताओं के साथ सावित्रीबाई फुले का समर्थन किया। कहा जाता है कि उन्होंने एक आत्महत्या करने जाती हुई विधवा ब्राह्मण महिला, जिनका नाम था कांसीबाई, कि अपने घर में डिलीवरी करवाकर उसके बच्चे यशवंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। दत्तक पुत्र यशवंत राव को पाल पोसकर उन्होंने उसे डॉक्टर बनाया। ये सारी प्रथाएं जो आप इमेज में यहां देख रहे हैं, सती प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, सभी प्रथाओं का विरोध उन्होंने किया और कामयाब भी हुए। ऐसे ही कोई महानायिका नहीं। सत्य शोधक समाज की स्थापना, आपने हमेशा पढ़ा होगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो आंसर ऑप्शन में ज्योतिबा फुले आता है। आप जान लें कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर 24 सितंबर 1873 को स्थापित की। उन्होंने विधवा विवाह प्रारंभ करवाया, उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन करवाया। कहते हैं कि 28 नवंबर 1890 को जब उनके पति ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सत्य शोधक समाज की पूरी बागडोर अपने हाथ में ली।
और पूरे जिम्मेदारी से उसके कामों को आगे बढ़ाया और उसका संचालन किया। इन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी कहा जाता है। चूंकि ये एक निपुण कवयित्री थी और मराठी में लिखती थी, इसलिए उन्होंने मराठी काव्य का अग्रदूत कहा जाता है। ज्योतिबा फुले देश की पहली महिला शिक्षिका है और उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा में रख दिया। आज वंचित, स्त्री, दलित के संघर्षों में उन्हें याद किया जाता है। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना यूं ही नहीं सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। उन्हें प्लेग महामारी जब फैला था पूरे भारत में, तो वे मरीजों की सेवा कर रही थी और उसी दौरान उन्हें भी प्लेग हो गया और वे मर गई। तो ये था शॉर्टकट में सावित्रीबाई फुले की बायोग्राफी। आज हम लोग जानेंगे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इसे 2023 भी कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई बात नहीं। क्या है झारखंड सरकार ये दे रही है कन्याओं को, आइए चलते हम सरसरी निगाहों से इसे देख लेते हैं। झारखंड सरकार द्वारा अपने राज्य की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को आरंभ किया। इस योजना के तहत 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले लाभार्थी लड़कियों को कितना मिलेगा? 25,000 रुपये और 10वीं 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली को 2,500 रुपये और 10वीं 11वीं में 5,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावे जब 18 साल की आयु ये बालिकाएं कब पूरी होगी तो लाभार्थी को बालिकाओं को 20,000 का एक मुश्त अनुदान भी दिया जाएगा। यह एक मुश्त अनुदान की राशि को बालिकाएं अपनी उच्च शिक्षा या शादी में इस्तेमाल कर सकती हैं। यहां दोनों लिख दिया गया, उच्च शिक्षा भी या शादी में भी। इस योजना के माध्यम से राज्य SECC 2011 की जनगणना के अंतर्गत शामिल 27 लाख परिवारों और 10 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 37 लाख परिवारों की बेटियां इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगी। इससे फायदा क्या होगा? बाल विवाह पर रोक लगेगी और जो अभियान चलाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान को बढ़ावा मिलेगा। अब समझ में आया कि सावित्रीबाई फुले बाल विवाह रोकने के लिए कदम उठाई थी, शिक्षा के लिए कदम उठाई थी। बालिकाओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत जो आवेदन करेंगे वह अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में, ऑनलाइन नहीं रखा गया, इसे ऑफलाइन रखा गया। जो आंगनवाड़ी की संचालिका है, सहायिका सेविका जो भी होते हैं, वे आवेदन प्राप्त करेंगे और सक्षम पदाधिकारी, प्रखंड या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी या जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जो आप JPSC के बाद आप प्रखंड विकास पदाधिकारी बनेंगे। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अलग से परीक्षा होती है। समाज कल्याण पदाधिकारी भी आप बन सकते, कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। राज्य के जिलों के उपायुक्त को इस योजना का लाभ पात्र बालिकाओं को देने का आदेश दिया गया है और कई जिलों में इस योजना के लाभ देने की शुरुआत भी कर दी गई है।
इसका पात्रता का क्या मापदंड है ये जान लें, क्योंकि ये जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आवेदिका जो होगी बालिका, वह झारखंड की मूल निवासी होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अंतर्गत शामिल और अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बालिका ही इस योजना का लाभ उठाने की पात्र होंगी। अगर लाभार्थी बालिका की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो उसे इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। उसे 20,000 की एक मुश्त राशि जो देनी है वह नहीं दी जाएगी। आवेदिका का बैंक खाता होना चाहिए और वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि डीबीटीएल का जमाना है, इसलिए आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसका योजना का लाभ क्या है? इस योजना का लाभ क्या है? देखिए, 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना आरंभ हुई थी। अब इसको सन 2022 तक इसे संशोधित करके क्या किया गया? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। यानी अब वर्तमान में किशोरियों और बालिकाओं की पूर्व की तरह मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसकी जगह बालिकाओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाएगा। अब यूं कहें तो सरकार बदली, योजना बदली, यह भी कहा जा सकता है, नाम, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चेंजिंग है। इस योजना के माध्यम से 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक वित्तीय सहायता दी जाएगी और 18 साल की आयु पूर्ण होने पर 20,000 की एक मुश्त राशि दी जाएगी। बाकी सारी बातें वही है जिसे आपने पहले सुना। इसमें देखिए, इस प्रकार से भी आप टेबल को समझ सकते हैं। पहली किस्त जो है वह 8वीं कक्षा में मिलेगी, यानी कि 2,500 रुपये। दूसरी किस्त के तहत 9वीं कक्षा में मिलेगी, यानी कि 2,500 रुपये। तीसरी किस्त 10वीं कक्षा में मिलेगी, 5,000 रुपये। चौथी किस्त आपको 11वीं में मिलेगी, जो कि 5,000 रुपये। और 5वीं किस्त आपको 12वीं में मिलेगी, जो कि 5,000 रुपये। और छठी और अंतिम किस्त आपको 18 साल की आयु पूरी होने पर 20,000 रुपये एक मुश्त मिलेगी। ये है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल में नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, टेट, सभी परीक्षाओं के लिए यह चैनल काफी महत्वपूर्ण चैनल है। फालतू बातें नहीं होती है, एजुकेशन से रिलेटेड बातें यहाँ पे होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।